जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पर दे दो। ये गाना खिलाफत आंदोलन में हिस्सा ले रहे उस दौर के हिंदुस्तानी मुसलमान, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, बूढ़े, बच्चे, मर्द या औरत हों, सबकी जुबान पर था। दरअसल कभी यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी ताकत का सिक्का जमाने वाले ऑटोमन तुर्कों की धार वक्त के साथ साथ कमजोर पड़ने लगी थी। इतिहासकार मानते हैं कि 18वीं और 19वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी में यूरोप ने तेजी से तरक्की करी, लेकिन तुर्क ऐसा नहीं कर सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्कों ने जर्मनी का साथ दिया था और जंग के खत्म होते होते तुर्कों का अंपायर हाशिए पर चला गया। दोस्तों, हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वो तुर्की के खलीफाओं को अपना मजहबी गुरु मानते थे। उन्होंने 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की अगुवाई में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अंग्रेजी हुकूमत को धमकी दी कि अगर उन्होंने उस वक्त के तुर्क खलीफा अब्दुल हमीद को तख्ते से हटाने की कोशिश करी तो हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देंगे। साल 1920 में कांग्रेस भी इस आंदोलन से जुड़ गई। महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत खिलाफत के मुहिम से ही हुई थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन्ना ने इसका साथ नहीं दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह सियासत को मजहब से जोड़ने की कोशिश है, जो उनकी नजर में सही नहीं था। लेकिन 1922 में ही मुस्तफा कमाल पाशा ने ऑटोमन खलीफाओं की जगह सत्ता संभाल ली और अब्दुल हमीद को सत्ता से बेदखल करके खिलाफत सिस्टम को खत्म कर दिया था। इस तरह से 623 साल तक चलने वाला खिलाफत रजीम खत्म हो गया। तो आपको बता दूं कि मुगल भी ऑटोमन तुर्कों को दुनिया के तमाम मुसलमानों का खलीफा मानते थे। सिर्फ मुगल ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के दूसरी मुस्लिम रियासतें भी तुर्कों को अपना खलीफा मानती थीं। सत्ता पर बैठते ही ये सुल्तान तुर्कों को अपनी एक्सेप्टेंस यानी मंजूरी के लिए पैगाम भेजा करते थे। टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी पर बैठने के बाद एक खास दल कुस्तुनतुनिया यानी तुर्कों की राजधानी भेजा था, ताकि उस वक्त के खलीफा सलीम थर्ड से अपनी सल्तनत की मंजूरी ले लें। सलीम थर्ड ने टीपू को अपने नाम का सिक्का ढालने और जुम्मे के खुतबे में अपना नाम पढ़वाने की इजाजत दे दी थी। ये अलग बात है कि उन्होंने टीपू की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए फौजी मदद की अपील को ठुकरा दिया था, क्योंकि उस वक्त वो खुद रूसियों से लड़ रहे थे और ऐसे हालात में अंग्रेजों से भी दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते थे। दोस्तों, अब आते हैं तुर्कों की तरफ से बाबर को मिली फौजी मदद पर। दरअसल जहीरुद्दीन बाबर को अच्छी तरह एहसास था कि उसकी फौज दुश्मन के मुकाबले पर 8 गुना कम है। इसीलिए उसने एक ऐसी चाल चली जो इब्राहिम लोदी के वहम और गुमान में भी नहीं थी। बाबर ने पानीपत के मैदान में ऑटोमन तुर्कों की फौजी रणनीति इस्तेमाल करते हुए चमड़े के रस्सों से 700 बैलगाड़ियां एक साथ बांध दी। उनके पीछे उसके तोपची और बंदूक बरदार आड़ लिए हुए थे। उस जमाने में तोपों का निशाना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू करी तो कान फाड़ देने वाले धमाकों और बदबूदार धुएं ने इब्राहिम लोदी की फौज के होशो हवास उड़ा दिए और इससे घबरा कर जिसको जिधर मौका मिला उधर सेना भाग गई। ये पानीपत की पहली लड़ाई थी और उस दौरान हिंदुस्तान में पहली बार किसी जंग में बारूद का इस्तेमाल किया गया था। 50,000 सिपाहियों के अलावा इब्राहिम लोदी के पास 1,000 जंगी हाथी भी थे, लेकिन सिपाहियों की तरह उन्होंने कभी भी तोपों के धमाके नहीं सुने थे। इसीलिए पोरस के हाथियों की तारीफ दोहराते हुए वो जंग में हिस्सा लेने के बजाय यूं भाग खड़े हुए कि उल्टा लोदी की सेना ही उसके जद में आ गई।
बाबर के 12,000 वेल ट्रेन घुड़सवार इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए लोदी की फौज को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर बाद बाबर की जीत पक्की हो गई। तमाम इतिहासकारों ने इस जंग को तारीख की सबसे क्रूशियल डिसाइडिंग जंगों में से एक करार दिया है। दोस्तों, बाबर की यह जीत मुगल सल्तनत की शुरुआत थी। ऑटोमन की जंग की रणनीति के अलावा इस जीत में दो तुर्क तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफा ने भी अहम किरदार निभाया था। उन्हें ऑटोमन अंपायर के पहले सुल्तान सलीम ने बाबर को तोहफे के तौर पर दिया था। बाबर के बेटे और उत्तराधिकारी हुमायूं को ऑटोमन तुर्कों का यह एहसान याद था। हुमायूं ने सलीम फर्स्ट के बेटे सलमान द ग्रेट को एक खत लिखकर शुक्रिया अदा किया था, लेकिन हुमायूं के बेटे अकबर ने ऑटोमन तुर्कों के साथ किसी तरह का रिश्ता कायम करने की कोशिश नहीं करी। उसकी एक वजह यह हो सकती है कि ऑटोमन तुर्क ईरान के सफवी डायनेस्टी से लगातार जंग के हालात में थे और अकबर सफियों को नाराज नहीं करना चाहते थे। अलबत्ता अकबर के उत्तराधिकारियों शाहजहां और औरंगजेब ने तुर्कों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे थे। दोस्तों, वही बात अगर मौजूदा सियासत में बाबर से जुड़ी कंट्रोवर्सी की करें तो ये आम गलतफहमी है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। तमाम इतिहासकारों के मुताबिक बाबरी मस्जिद का जिक्र बाबर के जिंदा रहने तक या उनके मरने के कई सौ साल तक कहीं भी नहीं मिलता है। हाँ, बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में जीत की खुशी में पानीपत में ही एक मस्जिद जरूर बनवाई थी, जो आज भी वहीं खड़ी हुई है। तो आपको बता दूं कि बाबर दुनिया के पहले रूलर थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा उनकी जिंदगी की नाकामियों और कामयाबियों से भरी पड़ी है। दुनिया के तमाम हिस्टोरियन के मुताबिक बाबर की सोच थी कि कभी हार मत मानो। उन्हें समरकंद यानी आज का उज्बेकिस्तान हासिल करने का जुनून सवार था। उन्होंने समरकंद पर 3 बार कब्जा किया, लेकिन तीनों बार उन्हें शहर से हाथ धोना पड़ा। अगर वो समरकंद का राजा बने रहते तो शायद काबुल और भारत पर राज करने की कभी नहीं सोचते। भारत की मौजूदा सियासत में भले बाबर को वो रेस्पेक्ट नहीं मिली जो उनके पोते अकबर को मिली, लेकिन उज्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को हासिल है। एक और दिलचस्प बात मैं आप सबको बता दूं कि वैलेंटाइन डे को सिंबल ऑफ लव माना जाता है। उस दिन इकोनॉमिस्ट थॉमस रॉबर्ट मैल्थस पैदा हुए थे। बॉलीवुड की स्टार मधुबाला भी वैलेंटाइन डे के दिन ही अपना बर्थडे का जश्न मनाया करती थी। और वैलेंटाइन के ही दिन एक और कंट्रोवर्शियल ऐतिहासिक शख्स भी पैदा हुआ था। कंट्रोवर्शियल मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारत में कुछ लोग उन्हें इन्वेडर यानी आक्रमणकारी कहते हैं और अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मसले के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन उनकी शख्सियत तमाम रंगों से भरी थी। वो कोई और नहीं, भारत में मुगल अंपायर के फाउंडर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। दोस्तों, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को अंदिजान में पैदा हुए थे, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इन्वेडर हो या विनर, लेकिन हकीकत यही है कि बाबर के बारे में आम तौर से लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम सबसे ऊपर है, जबकि बाबर की शख्सियत, कल्चर, बहादुरी भरे उतार चढ़ाव और फौजी काबिलियत जैसी खूबियों से भरी हुई थी। अगर बाबर भारत ना आते तो इंडियन कल्चर के इंद्रधनुष के रंग फीके ही रहते। लैंग्वेज, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, पोर्ट्रेयल, कपड़े और खाने के मामलों में मुगलों के कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता है। बाबर की ऑटोबायोग्राफी के कई वर्ड्स भारत में आमतौर से बोले जाते हैं, जैसे कि मैदान। मैदान वर्ड का भारत में पहली बार इस्तेमाल बाबरनामा में ही देखने को मिला था। आज भी भारत में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस में तुर्की और फारसी वर्ड्स का इस्तेमाल होना आम है। तुर्क लैंग्वेज में कविता लिखने वाली 2 बड़ी हस्तियां गुजरी हैं। उनमें से एक बाबर थे, वहीं दूसरी तरफ बाबर की हार्शनेस की मिसालें भी मिलती हैं, लेकिन उनकी सॉफ्टनेस के भी कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जैसे एक बार वो जंग की तैयारियों में लगे हुए थे कि किसी ने उन्हें खरबूजा पेश किया।
बाबर खुशी के मारे रो पड़े। सालों से उन्होंने खरबूजे की शक्ल नहीं देखी थी। दोस्तों, बाबर 12 साल की उम्र में राजा बने, लेकिन 47 साल की उम्र में मरते दम तक वो जंग में ही जुटे रहे। इसके बावजूद बाबर ने अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। उनकी जिंदगी पर मां और नानी का गहरा असर था, जिन्हें वो बेइंतहा प्यार किया करते थे। वो अपनी बड़ी बहन के लिए एक आइडियल भाई थे। मुगल बादशाह हुमायूं बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। उनके लिए बाबर एक डेडिकेटेड बाप थे। हुमायूं एक बार बहुत बीमार पड़ गए। बाबर ने बीमार हुमायूं के जिस्म के 3 गर्दिश करे और खुदा से दुआ मांगी कि उनके बेटे को सेहतमंद कर दे और उसकी जगह उनकी जान ले ले। हुमायूं तो ठीक हो गए, लेकिन कुछ ही महीनों में बाबर बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।